हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग क्लास 10th साइंस के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। और मैं आपको ऐसे सारे क्वेश्चन बताऊंगा कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर ही ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। इसमें मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा ये 2026 में जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं जो आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये ऑलरेडी पिछले साल पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे आपको पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रिपीट किए जाते हैं या कुछ मोस्टली नए क्वेश्चन होते हैं। मोस्टली पिछले साल में जो क्वेश्चन पूछे गए होते हैं उसी को पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग फटाफट से शुरू कर लेते हैं और क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से देखते हैं और याद करते हुए चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड मैं एक बार थोड़ा सेलेक्ट कर लूँ पेन। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन अपना क्या है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है CFC, DDT या NADP या ATP। तो इसका करेक्ट आंसर होगा DDT। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। रंध्र जो होता है किस में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, रंध्र पत्तियों में पाया जाता है। वो उसका काम क्या होता है, जो रंध्र होता है प्रकाश संश्लेषण करना या गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन या पोषण या भोजन का परिवहन। तो जो रंध्र होता है उसका काम होता है कि गैसों का आदान प्रदान, ठीक है, या गैस को छोड़ना, इसका काम होता है। ठीक है, विनिमय, ठीक है, और वाष्पोत्सर्जन। तो रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, गैसों का विनिमय मतलब छोड़ना और लेना, और वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है, तो आपको सीधा याद रखना है 0.03%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों के उत्सर्जी मतलब अपशिष्ट पदार्थ क्या है, वो रेजिन, टैनिन, गोंद। तो देखिए ये टैनिन, गोंद, रेजिन ये सभी प्रकार के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। मतलब ये उनका अपशिष्ट पदार्थ है। जैसे हम भी खाने के बाद सुबह शाम अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालते हैं, वैसे ही उनका भी कुछ पेड़ पौधे होते हैं। जैसे उनके डाल में अगर आप जाएंगे आम के पौधों पे तो उसमें से रस्सा मतलब लसलसा टाइप का थोड़ा सा गोंद जैसा निकला रहता है। ठीक है, तो जैसे उसको गोंद बोलते हैं, रेजिन बोलते हैं, टैनिन, ये सब क्या है, उनके उत्सर्जी पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपको इसका आंसर याद रखना है होमोडायलिसिस। क्या याद रखना है, होमोडायलिसिस। डायलिसिस क्या है, एक प्रकार का मशीन है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, होमोडायलिसिस। अगर मैं आपको बोलूँ कि किसी मेरे दोस्त का होमोडायलिसिस हो रहा है, मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि उसके रक्त को हम लोग शुद्धिकरण कर रहे हैं। ठीक है, किस प्रक्रिया के द्वारा, होमोडायलिसिस के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। गुरुत्वानुवर्तन, देखिए गुरुत्वानुवर्तन जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं ना, उनके जड़ जो होते हैं, ठीक है, उनके जो जड़ होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे ऐसे भागते हैं नीचे की तरफ, ये इसको हम लोग बोलते हैं। तो उसी में से हमें बताना है कि फल की वृद्धि या जड़ की वृद्धि या फूल की वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमें क्या बताना है, गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण क्या है। तो पेड़ पौधे के जो जड़ होते हैं ना वो ऐसे भागते हैं। ठीक है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल अपने तरफ ऐसे आकर्षित करता है। तो ऐसे आपको याद रखना है क्या, कि जड़ की वृद्धि क्या होती है, गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है,
पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? अंडाशय, शुक्राणु और अंडाणु मिलकर अंडाशय बनाते हैं, ठीक है। तो जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीजांड बोलते हैं, ठीक है, बीजांड बोलते हैं। चलिए अगला देखिए, लैंगिक जनन संचारित रोग है। लैंगिक जनन संचारित रोग क्या है? सेक्सुअल डिजीज हम लोग इसमें बताना है, पीलिया, चेचक, एड्स या प्लेग। तो इसका आंसर होगा एड्स। एड्स जो है ये क्या है? लैंगिक जनन संचारित रोग है, ठीक है। ये होने के बाद आप समझ लो कि ये इसका इलाज अभी तक, इसका मेडिसिन अभी तक बना नहीं है। मतलब ये होने के बाद सीधा लोगों की मृत्यु होती है या उसको कैंसर बोलते हैं, ठीक है। ये एड्स, ठीक है, इसको हम लोग, ये किसके द्वारा होता है? लैंगिक जनन संचारित के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? तो पीएच क्या होगा? 11, pH 11, ठीक है, याद रखिए pH 11। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? चूना जल का रासायनिक नाम आपको याद रखना है, कैल्शियम हाइड्राइड। क्या रहता है? कैल्शियम हाइड्राइड, चूना जल का रासायनिक नाम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर, निम्नलिखित में सोडा एस का सूत्र कौन सा है? हमें बताना है कि इसमें सोडा एस का सूत्र कौन सा है। तो इसका आंसर होगा Na2CO3, Na2CO3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ग्लोबर लवण का सूत्र है? हमें बताना है कि इसमें ग्लोबर लवण का सूत्र, अब जैसे कुछ लवण का सूत्र आपको याद होना चाहिए, रासायनिक नाम, ठीक है, केमिकल नेम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। जैसे सोडा एस हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का आपको पता होना चाहिए। वैसे ही ग्लोबल लवण का सूत्र भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा Na2SO4 10H2O, Na2SO4 10H2O, ठीक है। चलिए अब हम लोग फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन सा है? निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन सा है? हल्दी, लाल पत्ता गोभी, मेथिल ऑरेंज या लिटमस पत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा मेथिल ऑरेंज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? हमें बताना है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है। तो आप बता सकते हैं, मोमबत्ती हो गया, ये ज्वाला देता है। मेथेन गैस, ये भी ज्वाला, जैसे आप गैस जो जलाते हैं। किरोसिन, ये इसको भी जलाएंगे तो ज्वाला निकलेगा, आग निकलेगा। लेकिन कोयला क्या होता है? इससे आग नहीं निकलता है, ठीक है, सिर्फ इससे आपको ज्वलन दिखेगा, ज्वलन पैदा होगा, ठीक है, ज्वाला दिखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग या ऑक्सीजन का योग या इनमें से सभी? तो देखिए उपचयन मतलब हाइड्रोजन का वियोग, मतलब हाइड्रोजन वहाँ से निकलेगा। उपचयन मतलब एक होता है अपचयन, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का वियोग मतलब हाइड्रोजन निकलता है उपचयन में, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है अपचयन, जिसमें हाइड्रोजन क्या होता है? जुटता है, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी मुक्त होती है? कौन सी गैस मुक्त होती है? कैथोड विद्युत अपघटन, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है हाइड्रोजन। कैथोड, जब जल का वैद्युत अपघटन किया जाता है तो कैथोड पर कौन सा गैस निकलता है या मुक्त होता है? तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन, ठीक है, H। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सघन माध्यम में विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I=0 और परावर्तन कोण R में क्या संबंध होता है? देखिए जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने वाला आपतन कोण I=0 और आपतन कोण R में क्या संबंध
होता है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन सी, आर जो होता है बड़ा होता है और आई छोटा होता है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है, जैसे सपोज ये अपना पानी है, ठीक है, इधर अपना पानी है और इधर हवा है, ठीक है। तो पानी में से जब हवा में जाएगा किरण, ठीक है, और ये अपना लंब है, तो ये क्या होता है, इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये क्या होता है, ये लंब से दूर भागता है, ठीक है, लंब से दूर भागता है। तो वही ये इसको हम लोग बोलते हैं आर, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग आई, ठीक है। तो आई क्या होता है, छोटा होता है, और आर यहाँ पे आप देख सकते हैं आर जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पी से 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है, सोना से, सिलिकॉन से, जास्टा से या प्लेटिनम से। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध परिवर्तित नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत कम हो जाता है। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, लघु पतन के समय बहुत कम हो जाता है। लघु पतन मतलब जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट बहुत तेज़ी से भागता है, वहाँ पे आर जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और करंट जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है। तो परिपथ में प्रतिरोध मतलब आर जो होता है बहुत कम हो जाता है और करंट बहुत फास्ट भागता है, आई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े में 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी। इसका आंसर होगा 1 एम्पियर, ठीक है, इसका आंसर होगा 1 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब के, मैं आपको बाद में एक इसका फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला बताऊंगा और अप्लाई करके क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा कि कैसे 1 एम्पियर हुआ, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको अगले वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है, जो बल्ब होता है, ठीक है, उसमें ऐसे पहले, अभी तो नहीं दिखता है, पहले ऐसा हुआ आता था बल्ब, अभी भी शायद अगर आपको देखने को मिला होगा तो ऐसे दिखता होगा, ठीक है। अंदर वो किस धातु का बना होता है, नाइक्रोम का, टंगस्टन का, लोहा का, या इनमें से कोई नहीं। तो वो जो फिलामेंट होता था ये वाला जो जलता था लाल होके, वो टंगस्टन का बना होता था, ठीक है। अगला देखिए 23 नंबर, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या है, 380 नैनोमीटर, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है ऊष्मीय प्रभाव, क्या होता है, ऊष्मीय प्रभाव। 25 नंबर देखिए, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है आरबीसी, क्या है, आरबीसी, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है, कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है, आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, या वाहिकीय या प्रजनन तंत्र का। इसका आंसर होगा आहार नाल का, ठीक है। 27 नंबर देखिए, प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है, प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है, मधुमेह, घेगा, या उच्च रक्तचाप, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा घेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो 29 नंबर है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी, कितनी होती है, 12 जोड़ी। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है, गंध पहचानने का केंद्र है। 3 भाग में अपना मस्तिष्क बटा होता है, मध्य, अग्र और पश्च। तो जो अपना अग्र मस्तिष्क होता है वो गंध पहचानने या सूंघने या आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है, ठीक है, अग्र मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है
मने मेनार्चे प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? मेनार्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कार्यक प्रवर्तन की एक विधि है? निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम, एक सेकंड, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक परिवर्धन की एक विधि है? कलम लगाना, दाब लगाना, कलम बंधन, इनमें से सभी। कृत्रिम कायिक मतलब किसी पौधे के डाल को काट के अगर हम लगाते हैं, अगर वो लग जाता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो कलम लगाना, हम लोग पेड़, जैसे गांव में क्या होता है, जैसे अगर आपको पता हो तो नींबू का जो डाल होता है, अगर उसको काट के लगा दिया जाए, गुलाब का जो डाल होता है उसको काट के लगा दिया जाए, बहुत सारे फूल होते हैं उनके डाल को काट के लगा देते हैं, तो हम लोग क्या होता है वो लग जाता है। या दाब लगाना है, उसके पौधे में ही डाल पे मिट्टी को लगा के और कपड़े से बांध देने पे क्या होता है उसमें से जड़ें निकल आती है, फिर उसको काट के फिर लगाते हैं। तो ये सारी विधियों को हम लोग बोलते हैं कायिक, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कलम लगाना, दाब लगाना, कलम बंधन, इनमें से सभी। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में और भी ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि 50 क्वेश्चन बताऊंगा, पर अभी के लिए इतना क्वेश्चन आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा होगा और आपने सारे क्वेश्चन याद कर लिए होंगे। सो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।